टेस्ट नंबर 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो था टाइप ऑफ चार्ज ऑन डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए की कंपोजिशन आप न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में पढ़ चुके हो पहले। डीएनए की कंपोजिशन में जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट ग्रुप के होते हैं। एक तो उसमें पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। ओके, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इन दोनों के चार्जेस आप डिस्कस नहीं करोगे, जस्ट फॉस्फोरिक एसिड जो कि डोमिनेट कर रहा है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज आपके ऑप्शन ए में गिवन है। सो क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट फर्स्ट कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स आर, बिकॉज ये आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स का जो स्ट्रक्चर है वो इन तीन चीज़ों से मिलके बना है। नाइट्रोजनस बेसिस फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। आप लोग पहले पढ़ चुके हो बट मैं रिकॉल कर देती हूँ। प्यूरिन्स को आपने बोला था कि ये एडेनिन एंड ग्वानिन, while pyrimidines थायामीन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ये 3 चीजें पायरिमिडीन के अंदर हैं और एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन में हैं। ओके बेटे, सो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन जो आपको सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो उनका नेम ही बस पूछा गया है कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स जो हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं या ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं या न्यूक्लियोसाइड्स हैं। ये ऑप्शंस में आपके ऑप्शंस गिवन हैं। बिकॉज ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं और ये नाइट्रोजनस बेसिस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। सो ये नाइट्रोजनस बेसिस जस्ट आपने इनका नेम बताना है। सो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स आर नॉट न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर नाइट्रोजनस बेसिस एंड नाइट्रोजनस बेस इज गिवन इन ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड। ओके, जब आपने ट्रांसलेशन पढ़ा था, ट्रांसलेशन मीन्स के जब आपने पढ़ा कि डीएनए से एक जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए आपको पता है न्यूक्लियस में होता है। ओके, सो ये जो डीएनए न्यूक्लियस में है, इस डीएनए की इंफॉर्मेशन आपने राइबोसोम तक सेंड करनी होती है। डीएनए के अंदर आपको पता है जीन्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर जो रीजन है ये इंसुलिन जीन की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कोई भी और प्रोटीन भी आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसुलिन ये जीन प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ से डीएनए खुद जाके राइबोसोम को जाके मैसेज नहीं दे के आता कि ये प्रोटीन बनानी है। डीएनए हेल्प लेगा, हेल्प किसकी? मैसेंजर आरएनए की, और ये मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर राइबोसोम तक लेके जाएगा कि ये प्रोटीन बनानी है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए में जो कॉपी की गई थी उसे आप ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा था। वाइल मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं उसे आप ट्रांसलेशन कहते हो। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन दोनों को कलेक्टिवली आप सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन आस्क किया गया कि अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड
सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, आपको पता है कि चाहे वो आरएनए है चाहे वो डीएनए है, वो दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं और न्यूक्लियोटाइड्स फर्दर पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस के बने हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए है, ये उसका पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट जो है ये बॉन्ड बना रही है और ये वाला जो है सेंटर में ये नाइट्रोजनस बेसिस है। जब मैसेंजर आरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन लेके आता है तो ये राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को ट्रिपलेट्स की फॉर्म में रीड करता है। ट्रिपलेट्स मींस के फॉर एग्जांपल ये एडेनिन था, ये ग्वानिन, ये थायामीन, बिकॉज थायामीन ये डीएनए में है तो आरएनए में ये यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा, साइटोसिन। तो जो मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आया था उसे वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में रीड कर रहा है। ये जो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में राइबोसोम्स रीड करेगा और मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये इंफॉर्मेशन जो ट्रिपलेट्स की फॉर्म है, ट्रिपलेट्स मीन्स कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स की जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के ऊपर है उसे आप कोडोन कहते हो। ठीक है, सो कोडोन आपसे पूछा गया है कि सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड कोडोन, और कोडोन किसके ऊपर है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ओके, सो आपका फिर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है एंड सी में कोडोन गिवन है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 4. The mutation caused by indels of several nucleotides in a DNA sequence that is not divisible by 3 is called. ओके, इंडेल की टर्म शायद बेटे आपने पहले आपके साथ मैंने डिस्कशन इसकी नहीं की होगी इंडेल की, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, इंडेल क्या है? इंडेल मीन्स कि आपने किसी भी जीनोम के अंदर बेसिस की एडिशन या फिर डिलीशन करवाई है। ठीक है, बेसिस, एडिशन और डिलीशन। ठीक है, सो इंडेल मीन्स के जीनोम में कोई भी बेस अगर ऐड हो रही है या डिलीट हो रही है तो उस केस में आप बोलोगे कि ये इंडेल की टर्म आपने यूज़ की। और एडिशन और डिलीशन मैंने आपको काफ़ी दफ़ा क्लास में पहले बताया हुआ है। अच्छा जी, सो यहाँ पे वो बता रहा है कि किसी भी जीनोम के अंदर आपने एडिशन करवानी है किसी भी ऐसी बेस की जो कि 3 का मल्टीप्लाई नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, इट मीन्स कि वो 1 या 2 हो सकता है। ठीक है, और फ्रेम शिफ्टिंग काफ़ी दफ़ा आपको क्लास में पहले बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। और इसको बताने के लिए जो एग्जाम्पल मैंने क्लास में बताई थी वही एग्जाम्पल मैं दोबारा यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, सो एग्जाम्पल जो क्लास में हमने ली थी वो थी Why did the cat eat the rat? बिकॉज हमने बोला कि जब भी मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आएगा राइबोसोम उसे ट्रिपलेट्स की फॉर्म में पढ़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में कुछ डिजिट्स लिख दिए हैं जिनका मीनिंग क्लियर हो रहा है। मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन लेके आया था डीएनए से राइबोसोम्स तक, उसका भी मीनिंग इसी तरह से क्लियर होगा कि राइबोसोम ने इसको रीड करके कौन सी प्रोटीन बनानी है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी बेस ऐड हो जाती है या फिर डिलीट हो जाती है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ वाई डिड के दरमियान कोई भी टी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ओके, अब चलें स्टार्टिंग पे कर लेते हैं। स्टार्टिंग पे एक टी हमने ऐड करवा दिया। अब जरा देखें कि TWH उसने बिकॉज राइबोसोम ने ट्रिपलेट्स की फॉर्म में रीड करना है तो TWH कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, YDI कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, DTH कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। सो फ्रेम शिफ्टिंग क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसी नाइट्रोजनस बेस
ऐड हो रही है या डिलीट हो रही है, ठीक है, वो सेम कॉन्सेप्ट। अब आपने ये एडिशन के केस में पढ़ा है, आप डिलीट करके भी देख सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये W रिमूव कर दो तो कोई भी जो राइबोसोम है जब वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में पड़ेगा तो HYD इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, IDT इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो इट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर RNA लेके आया है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, वो एज सच रहनी चाहिए, उसकी कोई भी बेस ऐड या डिलीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐड या डिलीट हो जाएगी तो इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन चेंज होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी, और प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी तो बॉडी की एक्टिविटीज रुक जाएंगी। अच्छा जी, सो इस प्रोसेस को आपने फ्रेम शिफ्टिंग क्यों बोला है? बिकॉज जस्ट एक बेस के यहाँ पे ऐड या डिलीट होने से पूरे का पूरा जो फ्रेम था उसका मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने 3 ही बेस ऐड या 3 ही बेस डिलीट हुए होते तो उस केस में शायद ये चांसेस हो सकते थे कि जो 3 बेस ऐड हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल वो Y के दरमियान ऐड हो गए, यहाँ पे Y और डिड के दरमियान अगर ऐड हुए हैं तो बाकी सारे का सारा जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्लियर रहना था, उसका मीनिंग जो था वो कोई भी डाउट उसके अंदर नहीं होना था या मीनिंगलेस उससे नहीं होना था। लेकिन अगर वो यहाँ पे ऐड हो जाता डिड के दरमियान या दा के दरमियान तो उस केसेस में भी आपका मीनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाना था। ओके, सो फ्रेम शिफ्टिंग में आपका कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई भी बेस ऐड या डिलीट होगी और उसके मीनिंग को चेंज कर देगी, और वो बेसिस का जो नंबर है वो 3 भी हो सकता है लेकिन मोस्टली वो 3 का या उसका डिविजिबल नहीं होना चाहिए, जो 3 पे डिवाइड हो सकता वो नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सो फिर फ्रेम शिफ्टिंग हो रही है किसी भी बेस के ऐड या डिलीट होने से, और फ्रेम शिफ्टिंग किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन डी में। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Okay, so question number 5, the word RNA stands for very easy. RNA means ribonucleic acid and DNA stands for deoxyribonucleic acid. So RNA का first option, correct option हम मार्क करेंगे ribonucleic acid. Question number 6, mutation in which an extra base pair is inserted in the DNA sequence is called. Okay, so कोई भी ऐसा DNA का सीक्वेंस जिसके अंदर एक नई बेस को ऐड करवा दिया गया, ठीक है। डिलीट अभी हम बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल ये AUG है या CUG है, तो अब यहाँ पे आपने कोई भी बेस जो है नई बेस इसके अंदर इंसर्ट करवा दी है। तो जब भी आप नई बेस इंसर्ट करवाएंगे तो इट मीन्स कि ये इंसर्शन का प्रोसेस है, ठीक है। सो न्यू बेस ऐड होने के प्रोसेस को आप इंसर्शन कहते हो और डिलीट होने के प्रोसेस को आप डिलीशन कहते हैं। अच्छा बेटे, सो क्वेश्चन नंबर 6 का फिर आप करेक्ट ऑप्शन क्या मार्क करोगे? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ कोडोन इज AUG? AUG जब मैंने आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया था तो तब बताया था कि AUG बेटे स्टार्ट कोडोन है। स्टार्ट कोडोन मीन्स कि किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस इसी कोडोन से स्टार्ट होती है, ठीक है। जितनी भी प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर हैं वो इसी कोडोन को यूज करते हुए अपनी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन जो मैसेंजर RNA लेके आया है उसको रीड करने के लिए सबसे पहले इसी कोडोन को रीड आउट करना होगा। सो इससे हमने स्टार्ट कोडोन क्यों बोला है? बिकॉज कोई भी प्रोटीन जो है सबसे पहले राइबोसोम को अगर ये वाला कोड मिलेगा तभी वो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा, अदरवाइज वो नहीं कराएगा। ये हम डिस्कशन काफ़ी डिटेल में काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का फिर करेक्ट ऑप्शन स्टार्ट कोडोन बी ऑप्शन है। Question number 8, a change in the structure of chromosome and gene is called. जब भी क्रोमोसोम के अंदर चेंज आता है इट मीन्स कि आप कहते हो कि म्यूटेशन हो गई है, और ये जो DNA है ये म्यूटेटेड DNA है या म्यूटेटेड क्रोमोसोम है। सो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या फिर जीन के स्ट्रक्चर में चेंज में फिर आप म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन इज गिवन इन ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, what type of codon is UAA? Okay बेटे, so UAA, UGA
एंड UAG, ये 3 टाइप्स के कोडोन्स आपने पढ़ा था, ये स्टॉप कोडोन्स हैं। स्टॉप कोडोन्स मीन्स कि यहाँ पे कोई भी प्रोटीन जो कि राइबोसोम्स सिंथेसाइज करवा रहे हैं, जब भी राइबोसोम्स ये वाले कोडोन्स रीड करेंगे तो ये किस बात की इंडिकेशन है कि प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे प्रोटीन फर्दर सिंथेसाइज नहीं करवाई जाएगी। फिर करेक्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा कि UAA इज अ टर्मिनेशन कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 B ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। Okay, question number 10, the non-coding intron is removed by the process. जी बेटे, तो इंट्रोन एंड एक्सोन ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी दफ़ा डिटेल में क्लास में बात कर चुके हैं। आई होप कि आपको याद होगा। ये जो मैं ब्लू में ड्रॉ कर रही हूँ ये एक्सोन है और जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया है ये इंट्रोन है। ओके, सो हम ब्लू को ले लेते हैं एज अ इंट्रोन एंड ब्लैक को हम एक्सोन ले लेते हैं। इंट्रोन आपको पता है कोई भी ऐसा रीजन जो कि नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग और कोडिंग का मीनिंग क्या है? इंट्रोन इज नॉन कोडिंग एंड एक्सोन इज कोडिंग रीजन। ओके, सो ये कोडिंग एंड नॉन कोडिंग का मीनिंग क्या है कि जहां पे भी एक्सोन होगा इट मीन्स कि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन को कोड कर रहा है। ये वो वाला सेगमेंट है जिसके अंदर अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है। नॉन कोडिंग मीन्स कि डीएनए का वो पार्ट जहां जहां पे भी इंट्रोन है वो कोई भी इंफॉर्मेशन कोड नहीं कर रहा। यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं वो यूजलेस हैं। यूजलेस क्यों हैं? बिकॉज ये कोई भी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कोड नहीं कर रहे। सो सबसे पहले फिर हमें क्या करना होता है कि जब भी मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन डीएनए से लेके आ रहा होता है हमें ये नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करवाना है। बिकॉज ये कोई भी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कोड नहीं कर रहे तो ये जस्ट टाइम वेस्ट करेंगे, इसे हमने रिमूव करवा देना है। सो रिमूव करवाने के लिए आप डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ करते हो और एंजाइम्स को यूज़ करते हुए आप इस नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव कर देते हो और इस तरह से कुछ ये एंड्स को ज्वाइन किया जाता है और डिफरेंट ऐसे एंजाइम्स जो कि स्प्लाइसिंग करवाएंगे यहाँ से कटिंग करवा देंगे और जो कोडिंग रीजन है उनको कनेक्ट करवा देंगे। ओके, सो इस तरह के प्रोसेस को जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव किया गया है, इंट्रॉन मीन्स के नॉन कोडिंग रीजन्स को रिमूव किया गया है और कोडिंग रीजन के जो एंड्स हैं उन्हें कंबाइन कर दिया गया है। इस प्रोसेस को आप कहते हो कि ये स्प्लाइसिंग है एंड स्प्लाइसिंग इज गिवन इन योर एमसीक्यू नंबर 5। ऑप्शन बी में स्प्लाइसिंग गिवन है तो आप यही मार्क करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड कैन रेप्लिकेट। ओके, सो प्लाज्मिड वेक्टर्स की पहले इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि वेक्टर्स जब प्रोकैरियोट्स का पढ़ा था आपने तो उसकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का एक सेल है, ये उसका डीएनए है, इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है। दिस सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ओके, दिस सर्कुलर डीएनए जिसे आपने प्लाज्मिड बोला है ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेट मीन्स के ये खुद ब खुद अपना नंबर इंक्रीज करवा सकता है और खुद ब खुद नंबर इंक्रीज करवाने की वजह से आप इसे कहते हो कि ये डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो ये प्लाज्मिड जो कि अपनी रेप्लिकेशन के लिए, अपनी कॉपीज बनाने के लिए डीएनए के ऊपर या क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उससे आप प्लाज्मिड कहते हैं और ये प्लाज्मिड आप बैक्टीरिया से निकालते हो। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन देन ऑप्शन ए है।
सो क्वेश्चन नंबर 12, द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, अभी मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था कि डीएनए से जब आरएनए सिंथेसाइज होता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसाइज होती है तो वो ट्रांसलेशन है। सो आरएनए आप सिंथेसाइज कर रहे हो डीएनए से, सो दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज गिवन इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Okay, a type of mutation in which one base is exchanged from an other. Okay, एडिशन और डिलीशन का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी बेस ऐड होगी या डिलीट होगी। यहाँ पे हमने एक ड्रॉ भी करके देखा था। इसमें आपने पढ़ा था कि कोई भी बेस ऐड या डिलीट होगी तो उसे आप डिलीशन या फिर इंसर्शन बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो आप क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने कोई भी बेस डिलीट नहीं करवाई। ठीक है, एडिशन में या डिलीशन में आपने क्या किया था कि एक नई बेस फॉर एग्जांपल इस तरह से टी भी ऐड करवा दी, या फिर ये आपका इंसर्शन था, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये जी जो है इसे आपने रिमूव करवा दिया था। एडिशन भी हो सकती थी और डिलीशन भी हो सकती थी। वाइल अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो भी आपने इस क्वेश्चन में पढ़ी है वो कह रहा है कि कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो ऐड या डिलीट नहीं हो रही हैं, वो सब्स्टिट्यूट हो रही हैं। ठीक है, नंबर इतना ही रहेगा, ऐड नहीं होगा या डिलीट नहीं होगा, नंबर इतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल ये जी है तो ये जी को रिप्लेस करवा देना है सी से। ओके, सो यहाँ पे एडिशन या डिलीशन नहीं हो रही है, जस्ट आपने एक्सचेंज करवाया एक बेस को किसी और बेस से, तो ये आपका प्रोसेस क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। एंड सब्स्टिट्यूशन इज गिवन इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Okay, question number 14. The organism that have altered genome. Okay, so कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फॉरेन जीन होता है उसे आप कहते हो कि ये ट्रांसजेनिक है। ठीक है, वो मॉडिफाइड उसका डीएनए है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ट्रांसजेनिक मीन्स कि इसमें कोई और जीन जो है वो ऐड हुई है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट राइबोसोम, आपको पता है कि डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन है एंड आरएनए से प्रोटीन्स की सिंथेसिस ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस जो कि राइबोसोम में होगी वो ट्रांसलेशन है एंड ट्रांसलेशन इज गिवन इन ऑप्शन बी। Okay, question number 16, the enzyme used in transcription. Question number 16, our enzyme used in transcription is RNA polymerase। जिस तरह से आपने DNA रेप्लिकेशन का पढ़ा था कि DNA रेप्लिकेशन में आप DNA पोलीमरेज को यूज करते हो, तो ट्रांसक्रिप्शन में बिकॉज आप RNA को सिंथेसाइज करवा रहे हो, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, ये दो तरह के बेटे एंजाइम्स होते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है। तो जब आपने डीएनए से डीएनए को बनाना होगा आप डीएनए पॉलीमरेज को यूज करोगे, जब आपने डीएनए से आरएनए को बनाना होगा तो आप आरएनए पॉलीमरेज यूज करोगे, बिकॉज आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाने के लिए आपको एक सेपरेट एंजाइम चाहिए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाने के लिए आपको एक सेपरेट एंजाइम चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा, ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज के ट्रांसक्रिप्शन में जो आप एंजाइम यूज करते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज है। A genomic DNA contains functioning unit, a cluster of genes that are under the control of promoter. Okay, so DNA के अंदर एक पर्टिकुलर जीन्स जो कि आपके पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं और वो प्रोमोटर के अंडर होती हैं, वो उसे आप क्या बोलते हो,
क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन ओप्रोन। ठीक है, कोई भी ऐसी जीन जो कि प्रोमोटर के साथ है और आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है और हेल्दी जीन है, तो ये आपका ओप्रोन उस सेगमेंट को आप कहते हो। सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, यूयूजी इज कोड फॉर। यूयूजी एक कोडोन है, आपको इसका बताना है कि कौन से अमीनो एसिड ये कोड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में फिर आप ल्यूसीन का मार्क करोगे, बिकॉज यूयूजी ल्यूसीन को कोड करता है एंड ल्यूसीन इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, GUU, GUC एंड GUA, ये सारे जो कोड्स हैं, जहां जहां पे भी डीएनए में ये मौजूद होंगे, तो ये कौन से अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ये सारे जो कोड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्ट ऑप्शन इज वैलिन। क्वेश्चन नंबर 20 में जो वर्ड यूज किया गया है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी जेनेटिक कोड का एक करैक्टर है। डीजेनरेसी मीन्स के जेनेटिक कोड जो आप लोगों ने पढ़ा था कि हर एक कोड के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है। डीजेनरेसी मीन्स कि लाजमी नहीं है कि एक कोड को, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कोड्स हैं, उनको जस्ट एक ही अमीनो एसिड कोड करेगा। जिस तरह से अभी आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 में देखा कि GUU, GUC, GUA एंड GUG, ये सारे के सारे कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ठीक है, सो लाजमी नहीं है कि एक अमीनो एसिड स्पेसिफिक है एक कोड के लिए, बहुत ज़्यादा कोड्स एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं एंड दिस करैक्टर ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजेनरेसी। ये जेनेटिक कोड के करैक्टर्स आप लोगों ने डिटेल के साथ पढ़े थे, इस एमसीक्यू में जस्ट एक ही आपसे पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द पायरिमिडीन दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड इज एब्सेंट इन डीएनए। पायरिमिडीन आपको पता है थायामीन है, साइटोसिन एंड यूरासिल। ओके, ये तीन है आपके पास। जो यूरासिल है ये जस्ट आरएनए के अंदर होती है और थायामीन जस्ट डीएनए के अंदर होता है। सो जो साइटोसिन है ये दोनों को अंदर है। यूरासिल जस्ट आरएनए में है और थायामीन जस्ट डीएनए में है। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पायरिमिडीन जो कि जस्ट आरएनए में है और डीएनए में एब्सेंट है, तो फिर वो कौन सी हो जाएगी, यूरासिल, एंड यूरासिल इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 21 के ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 22, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। सेंट्रल डोग्मा बेटे आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज करवाया गया, इसे आपने ट्रांसक्रिप्शन बोला। इस आरएनए से राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज कराएंगे और इसे आप क्या बोलोगे, ये ट्रांसलेशन है। Okay, so transcription and translation is collectively called central dogma. सेंट्रल डोग्मा में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस हैं। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज हुआ एंड ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाया गया। सो क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस आर। 23 का करेक्ट ऑप्शन प्यूरिन्स या पायरिमिडीन्स में से आपको फाइंड आउट करना है, बिकॉज पायरिमिडीन्स जो हैं ये सिंगल रिंग्ड हैं, तो प्यूरिन्स डबल रिंग्ड हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्यूरिन। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24,
ओके, नॉन कोडिंग रीजन ऑफ आरएनए इज कॉल्ड, आपको पहले बता चुकी हूँ, नॉन कोडिंग इज कॉल्ड इंट्रोन एंड कोडिंग रीजन इज कॉल्ड एक्सोन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. The DNA that is formed artificially by combining from different organism is called recombinant DNA. कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कंबाइन किया गया होता है उसे आप कहते हो कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए है. रिकम्बिनेंट क्यों बोला है? बिकॉज इसमें दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए को कंबाइन किया गया. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन बी.